आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो कमोडिटी से जुड़े हुए तो आप हमें भेजें 9136933405 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। लेकिन चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे पाम तेल की खबर के साथ, जहां पर आज मलेशियन पाम तेल में ज़बरदस्त गिरावट दिखी। 9% तक की गिरावट आ चुकी है। 3750 रिंगिट प्रति टन के आसपास भाव मलेशियन फ्यूचर्स का भाव आ चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं, सी के प्रेसिडेंट है। सर, पाम तेल में ज़बरदस्त गिरावट दिख रही है, हालांकि भाव खाने के तेल के यहाँ भी कम होने शुरू हो चुके हैं। क्या इन खबरों को देखकर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में रिटेल में दाम और भी कम होंगे यहाँ से? देखिए विश्व मोहन जी, जिस तरह से बाजार नीचे आ रहे हैं ना, मेरे को एक चीज याद आती है। कमोडिटी के कंटेक्स्ट में लोग कहते हैं कि जो कमोडिटीज और या एडिबल ऑयल इंक्लूडेड जब बाजार चलते हैं ना, तो वो तो जीने के रास्ते ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। जी जी। ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, वो लिफ्ट के रास्ते नीचे आते हैं बहुत तेजी से, या हो सकता है छलांग लगा देते होंगे छत से। वो कहते हैं ना, गोइंग बाय लिफ्ट और कमिंग बैक बाय शैफ्ट। वही हालत हो गई है आज की तारीख में बाजारों की। जी जी। और अभी मैं आज इंडोनेशिया के सिनेरियो को एनालाइज कर रहा था। आज रफली आप देखिए $1000 के आसपास वहाँ एफओबी का लेवल हो गया है, या और थोड़ा कम भी हो गया हो, कोई ताज्जुब नहीं है। उसमें से $488 तो गवर्नमेंट का टैक्स है, वहाँ जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाया हुआ है। तो इफेक्टिवली जो वहाँ के प्रोसेसर हैं या उस वहाँ के जो किसान हैं, उनको $510-12 के लेवल का पैसा मिल रहा है। इतना कम पैसा मिलने से अब नतीजा ये होगा कि वहाँ पे क्रशिंग की एक्टिविटी घट जाएगी और पाम फ्रूट वो फार्मर हो सकता है साला निकाले भी नहीं। तो ये सिनेरियो में कितने दिन ये बाजार नीचे रहते हैं, ये थोड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को बाजार तेज हो जाएंगे, बट ओवरऑल ये लेवल है। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को अपनी एक्सपोर्ट की ड्यूटी जो है उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि आज इतना ज्यादा ड्यूटी दे के कोई एक्सपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो होता है तो वो एक और फैक्टर रहेगा बाजारों को थोड़ा दबाने के लिए। तो बाजार अभी उठने के हालात में है नहीं। इन सब चीजों का फायदा मलेशिया को मिल रहा है। वहां पे तो वो $488 की ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी है नहीं, तो वो लोग गेन कर रहे हैं। बट ओवरऑल अभी जो माहौल बन गया है वो अभी नरमी का ही माहौल है, और इस नरमी के माहौल में कोई भी आदमी कोई लंबा खरीदता नहीं है। तो देखने वाले वो हैं। और जहां तक आपका रिटेल का सवाल है, रिटेल में तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली आप चाहें तो भी, रोकना चाहें तो भी बाजार को नीचे आना ही पड़ता है, और बाजार आ ही जाएंगे और आना चालू भी हो गए हैं। तो मिलों ने सबने रेट्स तो घटाने चालू कर ही दिए, एमआरपी भी घटा दी, और जो इशू प्राइस है जो अल्टीमेटली उनसे मिलों से भी जो खरीदता है, तो वो भी तो मार्केट को समझता है वो क्यों ऊंचे भाव में लेगा। तो ये सब चीजें कंज्यूमर के लिए तो फायदेमंद है। और अपना तीज त्योहार का पीरियड भी आ ही रहा है, मैं समझता हूँ कंज्यूमर के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है। सर, आपके लेटर भी देख रहा था, आप अपने सभी मेंबर से आप लोगों ने अपील भी की है कि वो रिटेल ग्राहकों को जल्द से जल्द इसका फायदा दे, और ये बात भी सही है, जब भाव ऊपर से ही कम होंगे तो रिटेल में तो ऑटोमेटिक पास होगा ही। सर, एक और खबर ये मैं पढ़ रहा था कि बायोफ्यूल में ब्लेंडिंग की सीमा को 35% तक करने की मंजूरी दी जा सकती है, उस पर विचार चल रहा है। क्या इस तरह की खबरें हैं? क्या इंडोनेशिया से खबर आ रही है? इंडोनेशिया में आप दुरुस्त बोल रहे हैं, जरूर वहाँ पे ये है कि आज 30% का ब्लेंडिंग है, उसको 35 करने का। पर ये सब चीजें शॉर्ट टर्म का वो है, पर आज की तारीख पे उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है, उनने अपने पैरों पे अपने आप खुद कुल्हाड़ी मारी है। जो आज 2 महीने या 1.5-2 महीने जो प्लांट उनने इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, उस पीरियड में प्रोडक्शन तो जारी रहा, और आज आप ये मान के चलिए कि 4 मिलियन टन यानी 40 लाख टन महीने का वो लोग तेल पैदा करते हैं पाम का। अगर 2 महीने उनने नहीं एक्सपोर्ट किया, समझ लो उनका खुद का कंजम्पशन 1.5 मिलियन या 15 लाख टन से ज्यादा नहीं है। तो
मेरा 4-5 मिलियन या 40-50 लाख टन तेल तो उनके एडिशनल जमा हो गया। तो आज उनके हालात ये हो गए कि 8.5 से 9 मिलियन टन, मतलब 85 से 90 लाख टन वहां पे तेल इकट्ठा हो गया है। और ये वो पीरियड है जबकि पाम फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ये हाई प्रोडक्शन मंथ्स हैं और दुनिया भर में रिसेशन की बातें हो रही हैं और करेंसी भी मजबूत हो रही हैं और सारे सेंट्रल बैंक्स जितने हैं दुनिया भर के वो सब रेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब रेट इंक्रीज करेंगे वो भी कमोडिटी को नरम तो करते ही करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके मैं समझता हूँ इंडोनेशिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और दूसरों के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मारी। मतलब आज $2100 का तेल आज $1000 के नीचे आ गया तो इसका खामियाजा इंडोनेशिया ही भुगत रहा है। और उस पीरियड में हिंदुस्तान को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी डेफिनेटली आने वाले समय में दाम कम होंगे और जिस तरह से इंडोनेशिया फंसा हुआ है और लगातार यही अब दोबारा ये भी एक्सपोर्ट लेवी और कम करने पर विचार भी वहाँ पर चल रहा है। एक्सपोर्ट कोटा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो भी डोमेस्टिक उनका कोटा है उससे 7 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की भी इजाज़त दी जा रही है। सर अब आखिरी सवाल जाते जाते आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अपने अनुभव के हिसाब से जिस तरह की गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, यहाँ से और कितना रूम है और कितना गिर सकता है खाने के बाकी तेल, पाम तेल हो या सनफ्लावर हो या सोया तेल, यहाँ से और कितनी गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं? अभी तो देखिए मार्केट्स में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। जब तक 4-5-6 दिन तक बाजार स्टेबल नहीं रहेंगे तब तक ये कॉन्फिडेंस आना थोड़ा मुश्किल दिखता है। और जब तक इंडोनेशिया का कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता तो मैं नहीं समझता। बट एक ही सब बातों में सिल्वर लाइनिंग है कि अब ये कंजम्पशन मंथ्स भी हैं आगे वाले दिनों में, आगे वाले महीनों में, तो ये थोड़ी राहत दे सकते हैं बाजारों को। और आज की तारीख में भी मैं इस लेवल पे बहुत ज्यादा लॉन्ग तो नहीं जाना चाहूंगा बाजारों का, जितना हमको जरूरत है उतना ही मैं लेना चाहूंगा। और तेजी की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं आएगी क्योंकि कंजम्पशन मंथ आ रहा है, इंडिया में भी फेस्टिव सीजन जल्द शुरू होने वाला है, तो उस वजह से आगे डिमांड भी बढ़ सकती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख करेंगे क्योंकि आज यूएस सीपीआई डेटा आने वाला है जून महीने का, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसा चतुर्वेदी साहब से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि महंगाई सबसे ज़्यादा फोकस है पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंकों का और ग्रोथ अब डीप सीटेड हो गया है। अब फ्रंट लाइन पर अब महंगाई के नंबर है, महंगाई को देखकर ही सारे सेंट्रल बैंक्स फैसले कर रहे हैं। ऐसे में बुलियन मार्केट पर क्या इसका असर होगा, मेटल पे क्या असर होगा, क्रूड पर क्या असर होगा? अनुज जी क्या लग रहा है, कितनी गिरावट आप यहाँ से क्रूड में और देख रहे हैं या ओवरडन है, अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, अब वापस से रिकवरी दिखेगी क्रूड में फिर से? विष्णु जी देखिए, अगर हम क्रूड को देखें तो $98 के आसपास आया है, एक ओवरसोल्ड जोन में है और हमने देखा है कि 98 से मार्केट रिकवर भी करता है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, हालांकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है उसकी वजह से हम एक प्रेशर देख रहे हैं, मगर अगर हम अल्टीमेटली देखें तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है क्योंकि सप्लाई कंसर्न जो है वो यहाँ पर है तो सही, उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा और अनसर्टेनिटी बनी हुई है उससे भी भावों को सपोर्ट मिलेगा। जिस चाइना की न्यूज़ की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है, मगर कहीं ना कहीं जो सप्लाई कंसर्न है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओपेक मेंबर्स की तरफ से जो सप्लाई इंक्रीज की गई वो भी काफ़ी कम है और ऑलरेडी बाइडन चाहते हैं कि सप्लाई बढ़े, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सप्लाई कंसर्न है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसकी वजह से भावों में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए और ऊपर में भाव एक बार अगेन $102-103 तक के लेवल दिखा सकता है। तो जो करंट लेवल है, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमें तो लगता है कि यहाँ से खरीदारी का ट्रेड लिया जाना चाहिए करीबन 7,600 के आसपास। 7,400 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 7,950 तक देखने को मिल सकता है। भावों में काफ़ी गिरावट देखी जा चुकी है और शाम को डेटा भी आने हैं, तो डेटा भी हमें लगता है कि थोड़े पॉजिटिव नोट पर आ सकते हैं, तो एक बाउंस बैक जो है वो यहाँ पर आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि आगे विंटर सीजन है और अगर हम देखें तो अभी स्टॉर्म्स का सीजन चल रहा है, तो उसकी वजह से यूनिट्स भी काफ़ी बंद है, तो एक जो बाउंस बैक है सप्लाई करेंसी की वजह से वो देखने को मिल सकता है। ओके बिटवन, आपको क्या लग रहा है मौजूदा जो लेवल है 7,700 का, इस लेवल पर टेक्निकली चार्ट पर कैसा लग रहा है? क्रूड को क्या करना चाहिए, ट्रेडर को क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए क्रूड ऑयल में ओवरऑल पिक्चर थोड़ा सा भी मार्केट डाउन साइड पे बना हुआ है और मैं नेक्स्ट इमीडिएट मंथ का अगर मैं बोलता हूं तो यहाँ से थोड़ा सा जो अनुज ने बताया था पुल बैक हो सकता है
लेकिन पुल बैक भी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी 75-30 के आसपास चल रहा है। वो शायद पुल बैक 7700 के आसपास आए तो 7650 या 7640 तक लेवल हो सकता है। तो मैं उस लेवल पे प्रिफरेबली, जब डाउन ट्रेंड पे आ रहा है मार्केट, तो मैं सडनली स्टैंड चेंज नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन अगर जो यूएस का डेटा जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है 8.8, अगर एनीथिंग अबव 8.5 से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का जो पैनिक है मार्केट में आ जाएगा, यील्ड भी बढ़ेंगे और पैनिक जैसा सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है यूएस मार्केट में। 2-3 दिन में कुछ सुस्त मार्केट ही है यूएस मार्केट में, इक्विटीज में देखेंगे तो, लेकिन डॉलर रैली कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि सडनली बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल में सप्लाई इश्यूज नहीं है, क्रूड ऑयल में सप्लाई इश्यूज है कंपेयर टू अदर कमोडिटीज, लेकिन हाँ वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो थोड़ा केयरफुली करूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली करूंगा आज, तो मैं केयरफुली करूंगा, तो मैं थोड़ा पुल बैक में बेच के स्टॉप लॉस लाके ट्रेड करूंगा। तो नीचे में ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, 7450 7400 तक मार्केट आ सकता है। चलिए, अब एक और खबर है कि ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है, डेली टर्नओवर, वो रिकॉर्ड हो गया है। राजीव जी हमारे साथ एमसीएक्स के बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऋषि नथानी जी भी हैं, लेकिन उससे पहले राजीव जी आपसे मेरा सवाल होगा, आप ऑप्शंस को बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते थे और क्रूड ऑप्शंस में आपने काफ़ी बेहतर रणनीति भी पहले भी दी है। क्या लग रहा है आज के सत्र में जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम क्रूड में देख रहे हैं, क्या ऑप्शंस की कोई रणनीति आपके पास है क्या? गुड इवनिंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली देखिए, ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करने से हमें एक सेफ्टी तो मिलती ही है, और जो अब वॉलेटिलिटी हम बाजार में देख रहे हैं, स्पेशली क्रूड में और नेचुरल गैस में, उस वॉलेटिलिटी में अच्छा ट्रेड निकालने के लिए ऑप्शंस काफी, आई थिंक मेरे ख्याल से लाभदायक हैं। ऑप्शंस खरीदने से एक बेनिफिट ये होता है कि आप पार्टिसिपेट भी करते हैं वॉलेटिलिटी में, प्लस आपका जो रिस्क होता है वो काफी लिमिटेड होता है। अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड जिस तरह से कल मार्केट में हमने गिरावट आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि क्रूड में अभी, जैसा विटुबन भी बता रहे थे, कि बाजार में भी कोई ट्रेंड चेंज का ऐसा कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्रूड में मैं एडवाइस करूंगा कि ऑप्शंस के थ्रू, जैसे पुट ऑप्शन बाय की जा सकती है, जिसमें 7500 का पुट ऑप्शन है, उसको खरीदा जा सकता है। उसको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन, अगर हम पुट ऑप्शन लेते हैं, अराउंड 500 525 के ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, बट मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में ऑप्शंस के थ्रू काम करेंगे तो एक बेनिफिट मिल सकता है। और मैं इसमें एक रणनीति देना पसंद करूंगा आपको। मुझे क्रूड में अभी यहाँ से थोड़ा और गिरावट दिखता है। मार्केट एक बार वापस से जो कल के बॉटम्स थे उसको रीटेस्ट कर सकता है। अगर मैं सिर्फ फ्यूचर्स की बात करूं तो 7740 जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई का, उसको 7740 के आसपास बिकवाली की जा सकती है, एंड स्टॉप लॉस उसमें बहुत छोटा रखना है 7820 का, और मैं समझता हूँ मार्केट 7600 तक वापस टेस्ट कर सकता है। यानी फ्यूचर्स में भी बिकवाली की सलाह है। अगर ऑप्शंस के साथ आप जाना चाहते हैं तो राजीव जी का मानना है कि जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 15 जुलाई की एक्सपायरी है इस ऑप्शंस, जुलाई वाले ऑप्शंस की, तो आप अगस्त के ऑप्शन 7500 के स्ट्राइक प्राइस पर खरीद सकते हैं। फिलहाल 520 रुपए के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा है। चलिए, अब ऑप्शंस पर ही बात करिए। हमारे साथ ऋषि नथानी जी हैं एमसीएक्स से। सर स्वागत है। सर, जबरदस्त रिस्पांस धीरे धीरे मिल रहा है क्रूड ऑप्शंस को, क्या लग रहा है आगे इस तरह के और अगला कोई ऐसा काउंटर और हो सकता है क्रूड के अलावा जो इस तरह की लिक्विडिटी दिखाए? धन्यवाद विश्व मोहन जी। ऑप्शंस में हम तो सारे कमोडिटीज जो भी लिस्टेड है सब पे ही प्रयास कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स बढ़े। अब मार्केट डिसाइड करता है किससे सराहना है और किस में वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम तो देखिए मार्केट ही डिसाइड करेगा, बट हम तो जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं कमोडिटीज ऑप्शंस में, चाहे वो क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो और बाकी बेस मेटल्स हो, हम सारे पे ही फोकस कर रहे हैं। छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ चर्चा चल रही है क्या? किस विषय में? क्रूड मिनी वगैरह लाने पर। देखिए, अब मिनी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि आप फ्यूचर्स की? सर, ऑप्शन तो उसके बाद ही आ पाएगा जब। हाँ, मिनी तो हम भी चाहते हैं आए, और हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अगर रेगुलेटर चाहे तो जरूर चेष्टा करेंगे कि आए। ओके सर, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी आप लोगों की एमसीएक्स की तरफ से है आगे? क्योंकि बहुत सारे दर्शक, अभी जो शो हम कर रहे हैं ये कॉलर शो ही है, और कई सारे दर्शक पूछते हैं कि बेस मेटल्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बंद हो गया। तो आप लोग सीडैक की मीटिंग वगैरह में इस तरह की बातें एमसीएक्स की तरफ से उठाई गई है, और आगे इस तरह के कुछ प्लान्स है क्या?
या रेगुलेटर इस पर कुछ विचार कर रहे हैं? जब मैंने मिनी की बात कही, मैंने बेस मेटल की मिनी की बात कही, मैंने क्रूड की मिनी की बात नहीं कही। तो बेस मेटल में हम प्रयास यही कर रहे हैं कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसएमईज होते हैं, छोटे हेजर्स होते हैं जिनको उसकी आवश्यकता है, और इसीलिए हम यही प्रयास करेंगे कि बेस मेटल्स में मिनी आए ताकि और भी पार्टिसिपेशन बढ़े मार्केट में। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा, क्रूड ऑप्शंस की हम बात कर रहे थे, रिकॉर्ड टर्नओवर हो रहा है, पार्टिसिपेशन किस तरह की भागीदारी है? क्या इंडस्ट्री की तरफ से भागीदारी है, सिर्फ ट्रेडर्स ही आ रहे हैं? इसमें पूरा मिक्स्ड भागीदारी होता है और सब प्रकार के लोग आते हैं मार्केट में। तो कहना बड़ा कठिन है कि कौन नहीं आ रहा है, बट मार्केट में ये सबके लिए खुला है मार्केट, और हमारा प्रयास यही रहता है कि हर तरह से भागीदारी आए इस मार्केट में, और लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लग रहा है तभी इसमें वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो हम तो यही आशा करेंगे कि और भी लोग इससे जुड़े। सर, आगे और भी कोई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च की तैयारी आप लोगों की? नहीं, अभी सेबी ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है ऑप्शंस ऑन इंडेक्स का, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जब हो जाएगा तब हम जरूर उसमें सही समय पे सभी को अप्लाई करेंगे उसके लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, एक कॉलर शो है तो सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। सबसे पहले क्रिश का ले लेते हैं। कॉपर पर इनका सवाल है, जानना चाहिए कि कॉपर में आज शाम के सत्र में क्या करें। क्या लग रहा है अनुज जी, कॉपर में काफी गिरावट आ चुकी है, क्या अब यहां से बाइंग करनी चाहिए? आज हल्की रिकवरी भी दिख रही है। देखिए, कंटिन्यूसली करीबन हमने 10 दिनों से गिरावट देखी है बेस मेटल में, और अब बेस मेटल जो है ओवरसोल्ड जोन में है। हालांकि यहाँ पर डाउन है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि एक बाउंस बैक के बाद गिरावट देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए ली जा सकती है करीबन 621 622 में। स्टॉप लॉस 614 का रहेगा, टारगेट करीबन 635 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर के अंदर हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो बेस मेटल सभी में मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बिटुपन, गोल्ड में क्या करें? यूएस सीपीआई के नंबर आने वाले, उससे पहले किस तरह की रणनीति इनको बनानी चाहिए? आज बहुत सुस्त है सर। गोल्ड तो ऐसे सुस्त ही है एक्चुअली, बहुत दिन से कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर गोल्ड में कुछ करना है तो जिस तरह से थोड़ा पुल बैक का मोड है आज के हिसाब से, थोड़ा रेंजिंग है और कॉमर्स में भी थोड़ा पुल बैक लेने के लिए कोशिश कर रहा है। तो 50,000 अराउंड 50,450 ये सब के आसपास मेरे हिसाब से एक बार ले सकते हैं हिसाब से गोल्ड, और 700 के आसपास टारगेट रहेगा 50,700, और 50,300 के नीचे स्टॉप लॉस लाके हम लोग गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। लेकिन बड़ा कोई पोजीशन नहीं बन रहा है, गोल्ड कोई ट्रेंडिंग नहीं है, और आपको यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करके पैसा फंसाना नहीं। जहाँ पे ट्रेंडिंग है उसमें फोकस कीजिएगा, और यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा एक मोमेंटम इंट्राडे में रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लाके कीजिएगा। कोई भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के नहीं करें, क्योंकि आंकड़े अगर महंगाई के आने वाले तो डेफिनेटली उसका असर डॉलर पे होगा, और गोल्ड पे तो सबसे ज़्यादा इसका असर होगा। 50,300 के स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसमें ट्रेड करें। विपुल व्यास अगले कॉलर है। सिल्वर मिनी के 2 लॉट है इनके पास, काफ़ी ऊपर के भाव पे फंसे हुए हैं। 59,500 पे राजीव जी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है विपुल ने सिल्वर मिनी को। क्या यहाँ पर नीचे के भाव पर एवरेज कर ले और स्टॉप लॉस क्या लगा ले? आपका सलाह क्या है? डिस्कस कर रहे थे सीपीआई की डेटा आने हैं। आई थिंक सीपीआई के डेटा आने तक का वेट करना चाहिए। अगर सीपीआई के डेटा में अगर ज्यादा एक्सपेक्टेड से ज्यादा सीपीआई बढ़ता है तो डेफिनेटली फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को जो अग्रेसिव स्टांस दिया जाएगा, तो उसके रहते फिर कमोडिटीज में और दबाव देखने को मिलेगा। और अगर वो सीपीआई के आंकड़े थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो डेफिनेटली फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो उम्मीद है थोड़ी कम होगी, या थोड़ा जो हाइक है वो 75 बेसिस पॉइंट से थोड़ा कम होने की उम्मीद बनेगी, तो फिर कमोडिटीज को सहारा मिलेगा। तो उस डेटा को आने दें, उसके बाद एवरेज करें। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, देखिए अगर मार्केट अगर सिल्वर का हम देखें तो पिछले 4 दिन से 56,000 के पास से लौट रहा है, तो 56,000 के नीचे क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, महावीर हैं बेंगलुरु से। गोल्ड क्या 1 महीने में 55,000 तक जा सकता है अनुज जी? इतना बड़ा टारगेट मुझे लगता नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग बना है वो डाउन साइड का है। $1,800 एक काफ़ी बड़ा बैरियर है, जो कि पहले एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस के तौर पर बना है। हमें लगता है कि 55,000 का टारगेट जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि इवन नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 से लेकर 49,500 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। करीबन $1,680 से लेकर $1,650 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड हमें लगता है गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए।
अगर इनको ट्रेड करना ही है तो सेलिंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 51,000 के आसपास मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड गोल्ड में बना सकते हैं। नीचे 50,000 से लेकर 49,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। शिव शंकर है दिल्ली से, चांदी में आज क्या लग रहा है? बिटकॉइन चांदी में आज के लिए ट्रेड वही सेम सुस्त है अभी फिलहाल के लिए, और जिस तरह सा 56,000 का एक सपोर्ट बेस बना हुआ है सिल्वर में, वहां से शायद मार्केट हर बार रिकवर कर रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी डाउन है। थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन पुल बैक के लिए ट्रेड करना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहेगा। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा मार्केट में पुल बैक आने दीजिए, 1-2 दिन वेट करके मेरे हिसाब से ऑन ए स्ट्रॉन्ग पुल बैक सेल पे बैठना पड़ेगा। तो आज शायद थोड़ा पुल बैक हो सकता है, 56,000 का लेवल होल्ड करता है। ओके राजीव जी, अगले दर्शक गणेश हैं जयपुर से। नेचुरल गैस इन्होंने 2 लॉट 521 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है, 521 पे लॉन्ग नेचुरल गैस। क्रूड 3 लॉट है, काफी ऊपर के भाव पर है, 8,714 पर। क्या करें? पहले नेचुरल गैस बता दीजिए, फिर क्रूड पर सर। नेचुरल गैस में जी मैं एडवाइस करूंगा एक 500 से नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, अगर इतना लंबा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अदरवाइज अभी नेचुरल गैस ऑलरेडी एक पुल बैक रैली दिखा रहा है, तो 518 519 के आसपास इनका लॉस थोड़ा कम होगा, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी। क्रूड ऑयल में जहां तक बात है, ऑलरेडी इनका आई थिंक 1200 पॉइंट का आई थिंक इनका लॉस चल रहा है, तो ये 7500 से नीचे क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। ओके चलिए, इस भाव अगले दर्शक अभिषेक कुमार है नवीनगर से। इनका सवाल है, इस भाव पर चांदी लेना सही है कि नहीं? अनुज जी क्या लग रहा है, करंट भाव पर चांदी लें क्या? देखिए मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों का ही ट्रेंड नेगेटिव साइड में है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $19 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर हम MCX की बात करें तो यहाँ पर 57,000 के नीचे भाव सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। और हमने देखा भी है कि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट काफ़ी सस्टेन भी हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं है जहाँ पर हम बाउंस बैक की उम्मीद करें या खरीदारी का ट्रेड लें। तो बेटर है कि, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट करें। भावों में ऊपर ही स्तर आते हैं 57,000 के आसपास तक, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमारा मानना है कि नीचे भाव 55,500 तक और इंटरनेशनल मार्केट में $18 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, तो बुलियंस के लिए एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का, वो थोड़ा सा नेगेटिव है और नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ओके अगले दर्शक का सवाल आपके लिए राजीव जी, गोल्ड और क्रूड पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। विश्वमोहन जी, गोल्ड में मैं एडवाइस करूंगा कि आज CPI के डेटा का वेट करें। जहां तक इंडिया की बात करूं तो एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है गोल्ड। 50,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह है, और 51,000 फिर से एक रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट 50,900 ही एक रेसिस्टेंस है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $1,700 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो काफी कुछ निर्भर करेगा आज के CPI के डाटे पर, बिकॉज सभी सेंट्रल बैंक्स जो हैं CPI के आंकड़े पे ही आई थिंक बैठ लेंगे, तो उसका वेट करना चाहिए। उससे पहले कोई नया ट्रेड गोल्ड में ना ले तो अच्छा है, अगर ऑलरेडी नहीं है। और जहां तक क्रूड की बात है, क्रूड में विश्वमोहन जी काफी बड़ी गिरावट तो आ चुकी है। अभी भी ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बाजार क्रूड का 8100 के ऊपर सस्टेन करता है, तब एक इनिशियल रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसमें 8500-8600 तक का एक रैली दिख सकता है। अभी फिलहाल अगर मैं बिल्कुल 1-2 घंटे की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 7500 का लेवल। ओके शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। राजीव जी आपका शुक्रिया, अनुज जी आपका, और बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।